साथियों नमस्कार। आप सभी को क्लास टॉपर विद आरजे 10 ग्रुप पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2022 में क्रोनोलॉजी के द्वारा जो करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनके बारे में। साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये वीडियो 10 मिनट के आसपास रहेगा और इस प्रकार के 5 या 6 वीडियो के अंदर पूरे मार्च माह का जितना भी करंट अफेयर है वो मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा और उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए। चलो अब हम इसी कड़ी को शुरू करने की। और पहला पर्सन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। यह पुस्तक नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है उनके ऊपर लिखी गई है। अगले पर्सन की बात की जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एडमिरल अशोक कुमार। एडमिरल अशोक कुमार हैं वो रिटायर्ड हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय के साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल करेंगे। 26/11 के आतंकी हमले के बाद भारत के समुद्री जो सीमा है उसकी सुरक्षा को मजबूत करने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। किस भारतीय ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक विजेता रही? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 55 वर्ग किलोग्राम में विजेता रही और इस जीत के साथ ही उन्होंने बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ध्यान देने की बात है, 51 किलोग्राम वजन में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज की बात की जाए तो वो हैं केताजी ब्राउन जैक्सन। किन देशों के मध्य केप साउथ वायु अभ्यास ढाका में हुआ? यह हुआ था बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेनाओं के मध्य। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष के.एन. राघवन को बनाया गया, जो भारत के रहने वाले हैं। ये भारत के जो रबर ग्रुप है उसके अध्यक्ष भी हैं और इनके अध्यक्ष बनने से भारत जैसे सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा। युवा गणितज्ञ हेतु रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2021 के विजेता डॉक्टर नीना गुप्ता हैं। महत्वपूर्ण पर्सन है। रामानुजन पुरस्कार 2005 में प्रारंभ किया गया और यदि नीना गुप्ता की बात की जाए तो नीना गुप्ता कोलकाता की रहने वाली हैं, यहीं पली बड़ी हैं और इनकी जो पढ़ाई है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में हुई है। यहीं से उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की है और यहीं पर ये वर्तमान में कार्यरत हैं। यूएई में आयोजित 2021 फीफा क्लब विश्व कप विजेता इंग्लिश क्लब चेल्सी रहे। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ब्राज़ील के पोलमेराइज क्लब को हरा के ये खिताब अपने नाम किया। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों हेतु एक योजना शुरू की है जिसका नाम पुनशोम है। पुनशोम योजना के अंतर्गत जिन आवश्यक उपकरणों की दिव्यांगों को आवश्यकता होगी उसका 90% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात की जाए तो कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं एस किशोर। किन देशों के मध्य नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन हेतु समझौता हुआ है? भारत और फ्रांस के मध्य। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस की यात्रा की और वहां पर यह समझौता किया। भारत और फ्रांस दोनों ही तटीय समुद्री तटीय देश हैं और वह दोनों ही देश समुद्री उद्योग, मत्स्य पालन और समुद्री पर्यावरण से जुड़े हुए वैज्ञानिक कार्य एक दूसरे के सहयोग के साथ इस योजना के तहत करेंगे। किस परियोजना में देश का पहला केबल पुल अंजी नदी पर निर्मित किया गया है? तो पहला केबल पुल उधमपुर बारामूला रेल में बनाया गया है। 500 एटीपी खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन के रहने वाले हैं। जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क बुलाहा घाटी मंडी में बनाया गया। अगली कड़ी में DCGI ने 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों हेतु
कोवैक्सीन व जाइको डी के बाद एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी है जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स, जो 1 अप्रैल से भारत में लगनी प्रारंभ होने की बात थी। फ्रांस के किस पश्चिमी अफ्रीकी देश से अपनी सेना वापस बुलाई? ये देश है माली, जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से फ्रांस की सेना थी जिसे वापस बुला लिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। आगे बात करें, नदियों के नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। यह जो नेविगेशन ऐप है इसका विकास IIT मद्रास के सहयोग से किया है। असम की बात की जाए तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और वहाँ का राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है। किस भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है और इसका जवाब है रमेश बाबू प्रज्ञा। रमेश बाबू प्रज्ञा है वो तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने इस विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। ये जो प्रतियोगिता है ये ऑनलाइन आयोजित की गई थी और जो पहले 2 खिलाड़ी हैं उसमें विश्वनाथन आनंद और पेटाला हरिकृष्ण यह कारनामा पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न, किसान ड्रोन यात्रा किस कंपनी की पहल है? ग्रुड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इस योजना के तहत ड्रोन के द्वारा खेतों का और किसानों को मदद करने के लिए ये एक नया प्रोग्राम है। इसका प्रारंभ मानेसर से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। 100 ड्रोन हैं और 100 शहरों से इस योजना को प्रारंभ किया गया और इससे जो फल और सब्जियां जो जल्दी ख़राब होने की संभावना है उससे जल्द से जल्द बाज़ार तक पहुंचाने में भी इसका काम में लिया जाएगा। कीटनाशक छिड़कने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इजराइल ने किस नाम से एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उस परीक्षण प्रणाली का नाम है सीडोम। सीडोम प्रणाली के तहत इजराइल की बहुपर्त मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटी दूरी के रॉकेट्स को बाधित करके और अपने देश की रक्षा करने से संबंधित है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी की बात करें तो ये जेरूसलम है। इजराइल का प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट है। यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। अगला प्रश्न, हाल ही में लंदन के लाल मौसम चेतावनी वाले किस तूफान ने प्रभावित किया? तो उसका नाम है यूनिस। किस देश ने हाइबारी नामक 2 कारों वाली अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च की? जापान 2050 तक कार्बन न्यूट्रल देश के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने 2 ट्रेनों का परीक्षण किया है जिसके तहत यह ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न, PM फसल बीमा योजना में 7वें वर्ष कौन सी फसल बीमा वितरण अभियान शुरू किया गया? इसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे साथ। इस योजना के तहत ये जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यह पता लगाने का प्रयास करेगा किसानों को घर घर जाकर कि जो ऋण वितरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो किस रूप में और कैसे चल रही हैं। और ये फसल बीमा योजना है उसने 6 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में यह नया अभियान प्रारंभ किया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे साथ। केंद्र सरकार ने कर्नाटक की किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है? तो इस परियोजना का नाम है ऊपरी भद्रा परियोजना। कर्नाटक की ये पहली राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इस परियोजना के राष्ट्रीय महत्व की घोषित होने के बाद जो परियोजना की लागत होगी उसका 90% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और जिसके तहत 12,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान में भी राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना इन दिनों राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिए जाने के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं अगर बात करूं इस राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना की तो यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उससे 13 जिलों को फ़ायदा होने वाला है, जिससे मानसून के समय में जिन नदियों का अधिक जल होगा वो चंबल और बनासी नदियों में डालकर और 13 जिलों में
पीने के लिए और सिंचाई के लिए दिए जाने की योजना है, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रीय महत्व की घोषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, 2022 में जारी हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 2021 में 11% की वृद्धि हुई है। हाल में टाटा में शामिल एयर इंडिया कंपनी के एमडी और सीईओ एल्कर आईसी हैं। एल्कर आईसी की बात की जाए तो यह तुर्किन एयरलाइंस के एक्स चेयरमैन रहे और उन्होंने तुर्किन एयरलाइंस को काफ़ी सफलता दिलवाई है। एयर इंडिया है उसको टाटा समूह के द्वारा खरीद लिया गया है सरकार से, और अब इसके संपूर्ण परिचालन की जिम्मेदारी वो टाटा समूह के पास है। टाटा सन्स की बात की जाए तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। आईआईएस बेंगलुरु ने किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? और उस कंप्यूटर का नाम है परम परवेगा। परम परवेगा है यह जो सुपर कंप्यूटर है, ये किसी भी शैक्षणिक संस्था में शामिल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। और अगर इसकी बात की जाए क्षमता की तो उसकी क्षमता है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। केंद्र सरकार ने वयस्क शिक्षा हेतु 2022 से 27 की अवधि के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उस कार्यक्रम का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति 2020 व 2021-22 की बजटीय घोषणाओं को जोड़कर एक नई योजना शुरू की है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसकी योजना के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस योजना में लगभग 1037 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें केंद्र अपने हिस्से से 700 करोड़ देगा, बाकी राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई गई हैं। परीक्षा में इससे बाहर बातें नहीं पूछी जाएंगी। आप इन बातों को 1-2 बार ज़रूर देखें, सुने और समझने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।